हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विजय और आपका हमारे चैनल द लर्निंग हमें बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय कोरोना महामारी चल रही है, जिससे पूरा वर्ल्ड बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है, जिसके चलते स्कूल काफ़ी दिनों से बंद चल रहे हैं, पढ़ाई बाधित हो रही है। तो गवर्नमेंट की तरफ से निर्देश आया है कि जब तक विद्यालय नहीं खुल पा रहे हैं, तब तक उनको वर्चुअल क्लास के माध्यम से पढ़ाया जाए। तो इसीलिए आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ और इस वीडियो में मैं क्लास 10th की साइंस की चैप्टर 10 जो कि लाइट, जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को डिस्कस करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं लाइट के बारे में क्या होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लाइट के बारे में सुना तो सभी ने होता है, लेकिन सही मायने में क्या है शायद ये हमें अभी तक नहीं जानते, तो इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, वी सी अ वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द वर्ल्ड अराउंड अस, हाउएवर वी आर अनएबल टू सी एनीथिंग इन अ डार्क रूम। यानी कि दुनिया में हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं अपने चारों ओर, चाहे पंखा, कूलर, टेबल, फैन, सोफा, ये सारी चीज़ें देखते हैं। लेकिन अगर हम एक अंधेरे कमरे में खड़े हैं जिसमें किसी भी तरह से कोई भी रोशनी नहीं आ रही है, तो क्या हम इन चीज़ों को देख पाएंगे? तो आंसर होगा नहीं। यानी कि अगर हम डार्क रूम में खड़े हैं तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। ऑन लाइटिंग अप द रूम थिंग्स बिकम विजिबल। यानी कि जैसे ही हम रूम का क्या करते हैं, लाइटिंग करते हैं, तो जो थिंग्स हैं वो क्या हो जाती हैं, विजिबल हो जाती हैं। व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल, यानी कि ये, अब यहाँ पर समझने वाली चीज़ ये है कि जब हमने रूम में लाइट जलाई तो सारी चीज़ें दिखने लगी। तो क्या कारण है, ऐसी वो कौन सी चीज़ है जिससे हमें चीज़ें दिखना शुरू हो जाती हैं? ड्यूरिंग द डे द सनलाइट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट। यानी कि दिन के समय जो लाइट होती है वो हमें देखने में मदद करती है। एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। यानी कि कोई भी वस्तु अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। इसको समझते हैं। जैसे मान के चलिएगा ये एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ से क्या है, एक लाइट सोर्स, मान के चलो ये सन है हमारा, ठीक है। अब इस सन से क्या होगा, ये लाइट इस पर पड़ेगी और इसके बाद इससे पर लाइट पड़ने के बाद क्या कहाँ जाएगी, हमारी आँख के पास, ठीक है। जिससे क्या होगा, ये जो सन से आने वाली जो लाइट है, ये जब ऑब्जेक्ट पर पड़ेगी और ऑब्जेक्ट से पड़ करके रिफ्लेक्ट होगी और कहाँ जाएगी, हमारी आँख के पास। तो ये ऑब्जेक्ट हमें क्या होगा, दिखाई देगा। दिस रिफ्लेक्टेड लाइट व्हेन रिसीव्ड बाय आवर आइज इनेबल अस टू सी थिंग्स। ये रिफ्लेक्टेड लाइट जब हमारी आंखों द्वारा रिसीव होती है तो हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब बात करते हैं डेफिनेशन की, यानी कि लाइट की डेफिनेशन क्या होगी। तो लाइट की डेफिनेशन बनती है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन इनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट। यानी कि लाइट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लाइट एक एनर्जी है विच कैन इनेबल अस, यानी कि जिसकी वजह से क्या होता है, हमें ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर समझते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो जैसा कि यहाँ पर फिगर में दिखा रखा है कि ये एक मिरर है। ये क्या है, ये एक मिरर है। और इस मिरर के, मिरर मतलब जो शीशा जो हम दर्पण देखते हैं, उस पर क्या है, एक टॉर्च से एक लाइट डाली जा रही है। ये एक लाइट है। ये लाइट जब इस पर पड़ती है तो क्या होता है, इस पर पड़ने के बाद लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस चली आती है। इस तरह के एक्सपेरिमेंट आपने डेली लाइफ में किए भी होंगे। आप अभी खुद भी कर सकते हैं। आप सूरज की रोशनी में जाइए, एक मिरर ले लीजिएगा हाथ में और सूरज की तरफ दिखाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि जैसे ही सूरज की लाइट उस मिरर पर पड़ती है, उस मिरर पर पड़ने के बाद किसी दूसरी जगह उसका रिफ्लेक्शन होता है। यानी कि होता क्या है कि लाइट उस जगह पर पड़ करके टकरा कर वापस लौटती है। तो लाइट का किसी भी सरफेस से टकरा करके वापस लौटना ही क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। अब इसको समझते हैं यहाँ पर।
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ब्लू कलर से दिख रहा है ये हमारा मिरर है, और इस मिरर में यहाँ पर रेड कलर से हमने दिखा रखी है रेज, यानी कि एक रेज आ रही है। जो रेज आ रही है यानी कि जो प्रकाश की किरण आ रही है, इसको हमने क्या नाम दे दिया, इंसिडेंट रे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जो किरण आ रही है, जो रेज आ रही है लाइट की, उसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। और आकर के कहाँ टकरा रही है, मिरर पर। ठीक है, तो होगा क्या, अभी मैंने रिफ्लेक्शन बताया कि मिरर पर लाइट आकर क्या होती है, वापस लौटती है, जिसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ये जो रे आ रही है इंसिडेंट रे हो गई, टकराने के बाद जो वापस जा रही है ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे हो गई। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ये आता है कि ये जो हमारा मिरर है, इस मिरर पर हम 90 डिग्री के एंगल पर एक लाइन बनाएंगे, डैश डैश, जैसा कि हमने यहाँ पर दिखा रखा है। ये डैश डैश करके जो लाइन दिखा रखी है, इसको हम कहते हैं नॉर्मल। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंसिडेंट रे है और ये जो नॉर्मल है, इसके बीच में एक एंगल बना हुआ है जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर आई। ये एंगल क्या है, आई। ठीक है, इसको हम इंसिडेंस एंगल बोलते हैं, या एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। ठीक उसी तरह से नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एक एंगल बनता है जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन हो जाएगी, when the light rays falls on a highly polished smooth surface and return to the same medium, it is called reflection of light। यानी कि लाइट रेज फॉल्स ऑन अ हाईली पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस, यानी कि जो लाइट की रेज होती हैं जब वो किसी बहुत ही ज़्यादा हाईली पॉलिश, यानी कि जिस पर बहुत ज़्यादा पॉलिश की हुई हो, और सरफेस कैसी हो, स्मूथ हो, एग्जाम्पल के लिए मिरर। ठीक है, तो इस पर जब लाइट पड़ती है तो रिटर्न टू द सेम मीडियम, बस सेम मीडियम में वापस चली जाती है, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि सिंपल सा है कि कोई भी लाइट रेज अगर किसी स्मूथ सरफेस पर इंसिडेंट होती है, इंसिडेंट होने के बाद अगर वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो ये फिनोमेना क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। ठीक है, आगे रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कुछ लॉज होते हैं, ये लॉज को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो समझते हैं रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कौन से लॉज हैं। तो यहाँ पर दो लॉज दे रखे हैं। पहला लॉस क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। जैसा कि अभी हमने फिगर में बताया था कि जो एंगल आई था और एंगल आर है वो क्या है, इक्वल होता है। एक बार फिर से उसको देखते हैं। ये एंगल यानी कि जो हमारा लॉ है वो हमें ये बताता है कि जो आई और ये जो आर है, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होते हैं। तो रिफ्लेक्शन का पहला लॉ यही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, सेम होता है। जो इसका दूसरा लॉ है, दूसरा लॉ क्या है, दूसरा लॉ ये बताता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और प्लेन, प्लेन पर जो हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है, यानी कि जिस पॉइंट पर आकर के हमारी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे मिल रही है, यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ये हमारा दूसरा लॉ हो गया। फिर से देखते हैं, पहला लॉ क्या बताया मैंने, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। दूसरा क्या है, इंसिडेंट रे, यानी कि जो रे आ रही है नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसका मतलब ये है कि वो पॉइंट जहाँ पर इंसिडेंट रे आकर के टकराई है, एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, सभी एक ही प्लेन में लाई करते हैं। आगे दे रखा है, दीज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेज इंक्लूडिंग स्फेरिकल सरफेस, यानी कि ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है ये सभी तरह के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए वैलिड होता है, चाहे वो प्लेन मिरर हो चाहे वो स्फेरिकल मिरर हो, सभी के लिए लॉ वैलिड होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, अब बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन की, क्योंकि प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी होता है। जी, इमेज फॉर्मेशन का मतलब ये है कि जैसे कोई भी प्लेन मिरर हो चाहे स्फेरिकल मिरर हो, कुछ भी हो, तो उसमें एक इमेज तो बनती है, जब जब उस पर लाइट पड़ती है तो इमेज तो बनेगी। तो इमेज से रिलेटेड क्या क्या क्वालिटीज़ हो सकती हैं एक प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज में, तो वो यहाँ पर देखेंगे क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान चलो हम एक प्लेन मिरर के सामने खड़े हैं और अपना चेहरा देख रहे हैं, तो उसमें होता क्या है
कि जो हमारी इमेज दिख रही होती है उस मिरर के अंदर, उस शीशे के अंदर जो हमें इमेज दिख रही होती है वो कैसी होती है, वर्चुअल होती है। ठीक है, वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है। अब ये वर्चुअल और इरेक्ट का मतलब क्या है? इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। जैसे मान के चलिए एक व्यक्ति शीशे के सामने खड़ा है तो उसका सिर ऊपर दिख रहा है, पैर नीचे दिख रहे हैं, मतलब इमेज हमारी कैसी दिख रही है, सीधी दिख रही है। ठीक है, और वर्चुअल का मतलब क्या है? वर्चुअल का मतलब ये है कि इमेज जो हमें दिख रही होती है प्लेन मिरर में वो रियल नहीं होती है, इसीलिए इसको वर्चुअल कहा जाता है। ठीक है, द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। प्लेन मिरर की एक खासियत और भी होती है कि इसमें जो इमेज का साइज होता है वो उतना ही बड़ा होता है जितना कि बड़ा ऑब्जेक्ट का साइज। जैसे मान के चलिए प्लेन मिरर के आगे अगर मैं खड़ा हो गया तो उसमें मेरा सिर उतना ही बड़ा दिखेगा जितना बड़ा होगा। आगे क्या है? द इमेज फॉर्म्ड इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मिरर से जितनी दूरी पे मैं खड़ा हूँ, मुझे मिरर के अंदर जो अपनी इमेज दिखेगी वो उतनी ही ज़्यादा दूर दिखेगी। जितनी दूरी पे मैं खड़ा हूँ मिरर से उतनी ही ज़्यादा अंदर को दिखेगी मुझे मिरर के, मुझे लगेगा मिरर से इतना पीछे ये हमारी इमेज है। ठीक है, आगे दे रखा है फर्दर द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। तो लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या हुआ? लेटरली इन्वर्टेड का मतलब ये हुआ कि जब हम मिरर में सामने खड़े होते हैं तो हमारी जो साइड्स हैं वो बदल जाती है। लेफ्ट साइड राइट महसूस होती है और राइट साइड लेफ्ट महसूस होती है। जैसे मान के चलिए जब आप शीशे में देख रहे हो, आप जब अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करोगे तो मिरर में आपको दिखेगा कि हम जैसे कि जो इमेज है वो अपना राइट हैंड ऊपर कर रही है। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं? लेटरली इन्वर्टेड। अब बात करते हैं स्फेरिकल मिरर्स की। तो स्फेरिकल मिरर को समझने से पहले हम यहाँ पर समझते हैं एक एग्जाम्पल को, जो कि यहाँ पर स्पून का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दो, एक स्पून है जिसमें दो सतह हैं, एक बाहर की और एक अंदर वाली, यानी कि एक जो उभरी हुई है और एक जो अंदर को दबी हुई है। दोनों में जब आप अपना चेहरा देखते हो तो दोनों में आपको क्या दिखता है? जिसमें अंदर दबी हुई है उसमें आपको लगेगा, आपकी इमेज कैसी बनेगी? उल्टी बनेगी, यानी कि सिर नीचे हो जाएगा। और जो उभरी हुई सरफेस है उस पर आपको चेहरा कैसा दिखेगा? सीधा दिखेगा। तो इन सब चीज़ों के पीछे क्या कारण है, तो आज आइए जानने की कोशिश करते हैं। कर्व सरफेस ऑफ अ शाइनिंग स्पून कुड बी कंसीडर्ड एज अ कर्व मिरर। यानी कि किसी भी चम्मच की जो कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी सरफेस, कोई भी ऐसी सतह है जो सीधी ना हो तो उसको हम कर्व सरफेस बोलेंगे। उसको हम कंसीडर कर सकते हैं कि किस तरह से? कर्व मिरर। हम मतलब उसको प्लेन मिरर ना मान के क्या किस तरह से कंसीडर करेंगे? कर्व मिरर, क्योंकि ये प्लेन का मतलब सीधा होता है, ये सीधी तो है नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे? कर्व मिरर। द मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ कर्व मिरर इज द स्फेरिकल मिरर। इसका मतलब ये हुआ कि जनरली हम जो मिरर्स यूज करते हैं वो कर्व टाइप में कौन से वाले होते हैं? स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। इस आपको पता है स्फेयर का मतलब क्या होता है? गोल, यानी कि वो गोल मिरर होते हैं। ठीक है, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ सच मिरर्स कैन बी कंसीडर टू फॉर्म अ पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द स्फेयर। यानी कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है इस तरह के मिरर की, वो उसमें हम ये कंसीडर करते हैं कि ये किसी भी स्फेयर से काट कर बनाया गया है। ठीक है, अब इसको समझते हैं ये होते क्या हैं। अब यहाँ पर हमने दो तरह के मिरर दिखा रखे हैं। ठीक है, दो तरह के स्फेरिकल मिरर, यानी कि जो स्फेरिकल मिरर है वो कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। ठीक है, कौन कौन से इसको समझते हैं। A spherical mirror whose reflecting surface is curved inwards, that is faced towards the center of the sphere, is called the concave mirror। इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी हो? इनवर्ड हो, यानी कि अंदर को दबी हुई हो। ये सरफेस आपको अंदर को दबी हुई दिख रही है, एंड फेसेस टुवर्ड द सेंटर ऑफ द स्फीयर। और इसका जो फेस होता है, यानी कि ये जो फेस है ये फेस किधर को हो रहा है? सेंटर की तरफ, यानी ठीक है, उसको हम क्या कहें? कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर की खास पहचान क्या है कि कॉनकेव मिरर क्या होता है? अंदर को दबा हुआ होता है और इसमें पॉलिश किधर से होती है? पीछे वाली साइड को पॉलिश होती है। ठीक है, और जो बाहर को उभरा हुआ होता है वो कौन सा मिरर होता है? कॉन्वेक्स मिरर। जैसे यहाँ पर ये जो मिरर दिखा रखा है ये कौन सा है? कॉनकेव है। इसमें पॉलिश पीछे से होती है। ठीक है, तो इसको कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं।
अब यहाँ पर समझते हैं स्फेरिकल मिरर को। तो यहाँ पर जो समझने वाली चीज़ है वो ये है कि जैसे मान के चलो एम और एम डैश, ये क्या है, एक मिरर है, ठीक है। अब इसको थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। यहाँ पर ये क्या है, मिरर है, एम से लेकर के एम डैश तक क्या है, ये मिरर है। और इसमें ये जो पीछे लाइन बना रखी है ये बता रहे हैं कि इसमें पीछे से क्या किया गया है, ये पेंट किया गया है, ठीक है। अब इसको अगर हम डॉट डॉट करके आगे बढ़ाएंगे तो क्या बन रहा है, एक गोला बन रहा है पूरा। ये क्या बन रहा है, एक गोला बन रहा है, एक स्फेयर बन रहा है। यानी कि अगर हम इस स्फेयर को यहाँ से कट कर दें, ठीक है, अगर स्फेयर को यहाँ से कट करेंगे तो हमारा जो बचेगा वो क्या बचेगा, एम से लेकर के एम डैश तक का, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। तो जब ये एक स्फेयर का पार्ट है, स्फेयर का अगर ये एक आधा कटा हुआ पार्ट है, यहाँ से मान के चलो स्फेयर को काट दिएगा तो ये एम से लेकर के एम डैश बन गया। तो जब ये एक स्फेयर का पार्ट है तो स्फेयर में आपको पता है सेंटर भी होता है। तो ये जो सेंटर है इसको क्या, ये यहाँ पर क्या नाम दिया गया है, सी, ठीक है। तो ये हमारा इस सेंटर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। इस सेंटर क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो हमारा मिरर है एम एम डैश, ठीक है, ये जो हमारा मिरर है इसके बिल्कुल ठीक बीच का जो पॉइंट होता है, जो कि यहाँ पर हमने पी पॉइंट से शो कर रखा है, ये पी पॉइंट क्या कहलाता है, ये पी पॉइंट हमारा कहलाता है पोल। क्या कहलाता है, पोल। और अगर हम एक लाइन बनाएं जो पॉइंट सी और पॉइंट बी से पास होती हुई हो, ठीक है, जो पॉइंट सी और पॉइंट बी से गुजर रही हो, तो इस लाइन को क्या क्या कहते हैं हम, प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि अगर कोई आपसे पूछे प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, तो सेंटर और पोल से पास होने वाली लाइन क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और भी कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको पता है सी, पॉइंट सी क्या है, सेंटर है, पॉइंट पी क्या है, पोल है, ठीक है। और आपको पता है ये एक स्फेयर का हिस्सा है। तो पॉइंट सी से लेकर के पॉइंट पी तक अगर हम देखें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सेंटर से लेकर के सरफेस तक की जो डिस्टेंस होती है ये क्या कहलाती है, रेडियस। यानी कि जो सी से लेकर के पी तक जो डिस्टेंस है सी पी, इसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पर पोल की डेफिनेशन दे रखी है, द सेंटर ऑफ अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज अ पॉइंट कॉल्ड द पोल। यानी कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका जो सेंटर होता है, जो कि पॉइंट पी है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, ये एम एम डैश, इसका पॉइंट क्या है, पी। ये पॉइंट पी क्या कहलाता है, पोल कहलाता है। इट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर, द पोल इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर पी। यानी कि जो पोल है इसको हम लेटर पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये किस पर लाई करता है, मिरर की सरफेस पर। अब यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस देखते हैं, ठीक है। इन डेफिनेशंस को समझने की कोशिश करेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो स्फेरिकल मिरर होता है वो एक स्फेयर का कटा हुआ पार्ट होता है। तो जब वो स्फेयर का एक पार्ट है तो उसका कोई सेंटर भी होगा, उस सेंटर क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अगर आप डेफिनेशन चाहो तो यहाँ से राइट कर सकते हैं। दूसरा है रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको भी मैंने समझा दिया कि जो, अब अगर वो स्फेरिकल मिरर मिरर जो है वो एक स्फेयर का पार्ट है तो स्फेयर में रेडियस भी होती है। तो जो सेंटर से लेके पोल तक की जो डिस्टेंस होती है या सेंटर से लेकर जो सरफेस तक की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस मैंने बता दिया क्या होता है, जो पोल और सेंटर से पास होती हुई जो लाइन होती है वो क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल फोकस की, प्रिंसिपल फोकस की और फोकल लेंथ की। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, द पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द लेंस और मिरर टू विच पैरेलल रेज और लाइट कन्वर्स फ्रॉम विच दे अपीयर टू डाइवर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो इसको भी हम फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेशन को समझना इतना इजी नहीं होता है। तो यहाँ पर समझते हैं। तो इस फिगर में आपको आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एम और एन क्या है, एक मिरर है, एक स्फेरिकल मिरर है एम एन, ठीक है। और उसमें जो पॉइंट सी है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, पॉइंट पी क्या है, पोल है, जैसे जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। और यहाँ पर जो ए बी है ये हमने मान लिया एक क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, ए बी, जो कि इनफाइनाइट पर रखी है, मतलब अनंत दूरी पर रखी हुई है, ठीक है। तो उससे जो रेज आएंगे वो क्या आएंगे, पैरेलल आएंगे। पैरेलल का मतलब ऐसी लाइन जो एक दूसरे को कभी ना काटे वो पैरेलल कहलाती हैं। तो यहाँ पर जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है वो कौन सी है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, जो सेंटर और पोल से पास हो रही है। इससे क्या है, पैरेलल रेज आ रही हैं,
एक ए बी ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, पैरेलल रेज आ रही हैं बहुत सारी, ठीक है। तो होता क्या है कि ये पैरेलल रेज जब यहाँ पर आकर के टकराती हैं मिरर से, तो टकरा करके वापस लौट कर कहाँ मिलती हैं सारी की सारी, एक पॉइंट पर आकर के मिलती हैं। इस पॉइंट को ही हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस। इस पॉइंट क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस। यानी कि जो हमारी रेज होती हैं ये रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ पर आकर के मिलती हैं, वो पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। और इस पॉइंट की जो पोल से दूरी होती है, यानी कि एफ से लेकर के जो पी तक की जो दूरी है, ये दूरी क्या कहलाती है, फोकल लेंथ कहलाती है, ठीक है। ये फोकल लेंथ कहलाती है। अब आगे बात करते हैं अपर्चर की, यानी कि अपर्चर क्या होता है, ठीक है। तो अपर्चर को समझने की प्रयास करते हैं। द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द अपर्चर। यानी कि किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस की जो डायमीटर होती है वो हमारी क्या कहलाती है, अपर्चर। जैसे यहाँ पर अगर हम इस फिगर में बात करेंगे तो एम से लेकर के एन तक ये क्या कहलाएगा, हमारा अपर्चर कहलाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अब। और इस बार जो हमने यहाँ पर मिरर ले रखा है, ये हमारा मिरर कौन सा है, ये हमारा मिरर है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब कॉन्वेक्स मिरर की कंडीशन क्या होता है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर रखा है, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ए बी, ठीक है। ये ए बी ऑब्जेक्ट है और ये कहाँ पर रखा है, हमारा इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। तो क्या होता है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है जो कि हमारी सेंटर पॉइंट पी से होकर गुजर रही है। ये जो हमारा एफ है, ये क्या है, प्रिंसिपल फोकस है। अभी प्रिंसिपल फोकस कैसे बनता है कॉन्वेक्स मिरर के केस में, आइए जानते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी पैरेलल रेज आ रही हैं, ठीक है। ये पैरेलल रेज जब इस सरफेस तक से टकराएंगी तो ये अंदर तो जा नहीं सकती, क्योंकि ये क्या है, मिरर है। मिरर में क्या होता है, रिफ्लेक्ट होती है रेज। तो ये सरफेस बाहर को उभरी होने की वजह से ये जो हमारी रेज होती हैं ये क्या करती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। ये रे हमारी क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही हैं। उसी तरह से ये हमारी रे रिफ्लेक्ट होके जा रही है, ये रे रिफ्लेक्ट होके जा रही है। तो यहाँ पर अभी हमने बताया था कि हमारा जो प्रिंसिपल फोकस है वो वहाँ पर बनता है जहाँ पर हमारी रेज रियल में आकर के मिलती हैं। तो यहाँ पर हमारी रेज टकराने के बाद मिल तो रही नहीं है, तो यहाँ पर करें क्या हम। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल फोकस नहीं होगा या इमेज नहीं बनेगी। इस कंडीशन में भी इमेज बनती है कैसे, अगर हम यहाँ पर ये जो हमारी रेज रिफ्लेक्ट होकर के जा रही हैं, अगर हम इनको वापस इस तरह से ड्रॉ करके करते हुए लेकर के आए पीछे को, ठीक है। इन रेज को जब पीछे को ड्रॉ करेंगे तो ये हमारी किस पॉइंट पर मिल रही है, एफ पॉइंट पर। तो ये पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। इसीलिए जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें जो हमारा प्रिंसिपल फोकस होता है वो कहाँ होता है, बिहाइंड द मिरर, यानी कि मिरर के पीछे होता है। और उसमें जो सेंटर होता है वो भी क्या होता है, मिरर के पीछे ही होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं ये बता दूं कि जो ऑब्जेक्ट अगर हमारा इन्फिनिटी पर होता है तो उससे आने वाली रेज हमेशा क्या आती हैं, पैरेलल आती हैं, ठीक है। रेज हमेशा क्या आती हैं, पैरेलल आती हैं। दूसरा आपको पॉइंट यहाँ पर ये याद रखना है कि जो हमारा प्रिंसिपल फोकस एफ होता है, ये प्रिंसिपल फोकस जो है हमेशा हमारा जो टोटल रेडियस होती है, ये जो पॉइंट पी से लेकर के एफ तक की जो टोटल रेडियस होती है, इसकी हमेशा क्या होती है, ये पॉइंट जस्ट हाफ होता है, यानी कि ठीक आधा होता है। इसीलिए यार यहाँ पर जो हमारा फार्मूला बनता है वो क्या बनता है, आर इक्वल टू 2f, ठीक है। आर इक्वल टू 2f ये बताता है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर की जो रेडियस होती है वो हमेशा फोकल लेंथ की दोगुनी होती है, ठीक है। अब आगे समझते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स यूजिंग रे डायग्राम। यानी कि अब हम यहाँ पर रे डायग्राम की मदद से समझेंगे कि जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं उसके द्वारा किस तरह से इमेज बनती है। तो यहाँ पर हमने सभी फिगर्स में दोनों तरह के मिरर को एक साथ दिखा रखा है। उसमें हमारा कॉनकेव मिरर भी है और हमारा कॉन्वेक्स मिरर भी है। तो इसको हम समझते हैं। यहाँ पर जो हमारा फिगर ए है ये कौन सा मिरर है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, क्योंकि ये अंदर को दबा हुआ है और इसमें पॉलिश कहाँ से है, बाहर से है, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारी जो एक्सिस है ये कौन सी एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर जो पॉइंट याद रखना है वो ये याद रखना है कि अगर कोई रे लाइट रे क्या है, पैरेलल आती है। अगर कोई लाइट रे पैरेलल आती है तो वो टकराने के बाद हमेशा पॉइंट एफ से पास होती है, यानी कि वो रे हमारी हमेशा कहाँ से पास होती है, प्रिंसिपल फोकस से, ठीक है।
तो यहाँ पर जो याद रखने वाला पॉइंट ये है कि अगर कोई रे पैरेलल आती है तो वो कहाँ से पास होगी, प्रिंसिपल फोकस एफ पॉइंट से, ठीक है। तो जो हमारे ये जो पॉइंट एफ है यहाँ से पास होगी, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है यहाँ पर। तो इसी तरह से हमारा दूसरा मिरर है, दूसरा है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। तो इसी तरह से कॉन्वेक्स मिरर में क्या है कि एक रे हमारी पैरेलल आ रही है और ये रे पैरेलल होकर के रिफ्लेक्ट होकर के वापस चली जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो देखने वाली बात ये है कि अब यहाँ पर फिर से वही बात कि रियल में तो ये पॉइंट एफ से पास नहीं हो रही, यानी कि प्रिंसिपल फोकस से पास नहीं हो रही। लेकिन अगर हम इस रे को पीछे हटाएं, डैश डैश करके जो लाइन बनाई हुई है, तो ये कहाँ पर आएगी, प्रिंसिपल फोकस पर आएगी। तो ये हमें ध्यान रखना है कि अगर कोई रे पैरेलल आती है तो पैरेलल रे हमेशा हमारी कहाँ से पास होती है, प्रिंसिपल फोकस से। यानी कि ये हमारी रे जो आ रही है पैरेलल, ये कहाँ से पास हो रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के किस पॉइंट से, एफ से। एफ क्या है, प्रिंसिपल फोकस है। तो फर्स्ट पॉइंट में यही राइट किया गया है, अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि एक लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, पैरेलल है, आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। यानी कि कॉनकेव मिरर के केस में क्या होता है कि वो हमारे प्रिंसिपल फोकस से पास होती हुई नजर आएगी और appear to diverge from the principal focus in case of convex mirror। अगर convex mirror है तो ये हमें appear होती है कि ये प्रिंसिपल फोकस से डाइवर्ज हो रही है, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं सेकंड केस क्या होता है इसमें। सेकंड केस होता है, यहाँ पर पहला वही हमारा कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर में क्या होता है कि अगर कोई लाइट रे हमारे प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है, यानी कि जो हमारी इंसिडेंट रे है ये अगर प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है तो ये टकराने के बाद पैरेलल हो जाती है। यानी कि ये जो हमने पहला पॉइंट बताया था उसका जस्ट अपोजिट है। उसमें क्या था कि रे अगर पैरेलल आती है तो फोकस से होकर के वापस जाती है, और दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर फोकस से आती है तो पैरेलली वापस जाती है, ठीक है। इसी तरह से हमारा कॉन्वेक्स मिरर के लिए होता है। कॉन्वेक्स मिरर में क्या है कि यहाँ पर हमारी एक रे आ रही है, इस तरह से ये रे हमारी आ रही है, तो ये रे यहाँ पर फोकस से तो नहीं आ रही है, लेकिन अगर हम इस रे को ऐसे डैश डैश करके आगे बढ़ाएं तो ये हमें कहाँ जा रही है, फोकस पर जा रही है। तो ये अंदर तो जाएगी नहीं क्योंकि मिरर है। तो यहाँ से क्या है, रे आई और इससे इस पॉइंट पर टकरा करके वापस चली जाएगी, ठीक है, यहाँ से वापस चलेगी। और ये वापस कैसे जाएगी, पैरेलल वापस जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई रे हमारी फोकस पर आ रही है, यानी कि अगर कोई हमारी फोकस पर आ रही है, जैसे फर्स्ट पॉइंट में ये हमारी फोकस से पास हो रही थी, तो ये कहाँ जाएगी, पैरेलली वापस जाएगी। इसी तरह से कॉन्वेक्स मिरर में भी अगर कोई रे आ रही है जो फोकस पर जाती हुई प्रतीत हो रही है, तो वो भी क्या है, रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलली वापस जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट है, इसमें लिखा भी यही है, अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर और अ रे विच इज directed towards the principal focus of the convex mirror after reflection will emerge parallel to principal axis। यानी कि अगर कोई रे प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है या प्रिंसिपल फोकस की ओर आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो हमेशा क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट इसमें ये है कि अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि अगर कोई रे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, यानी कि जो हमारा जो सेंटर होता है उससे अगर पास हो रही है और डायरेक्टली इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, या आती हुई प्रतीत हो रही कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाकर के मिलेगी इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, वो उसी पथ पर लौट जाती, उसी रास्ते पर वापस लौट जाती जिस रास्ते से आई थी, ठीक है। तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ये हमारा क्या है, ये तो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक है। इस प्रिंसिपल एक्सिस में ये पॉइंट क्या है, हमारा सेंटर है, ठीक है। तो यहाँ पर एक रे आ रही है जो सेंटर से पास होती हुई जा रही है। तो ये रे जो हमारी आ रही है ये रिफ्लेक्शन के बाद वापस उसी रास्ते पर चली जाती है। तो थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि अगर कोई रे हमारी सेंटर से पास होती है तो जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते पर वापस हो जाएगी। यही हमारा होता है कॉन्वेक्स के केस में कि यहाँ पर एक रे हमारी आ रही है। अब ये तो आपको पता है कि ये रे सेंटर पर तो नहीं आ रही है, लेकिन अगर इस लाइन को आप डैश डैश करके आगे बढ़ाएंगे तो ये कहाँ जा रही है, सेंटर पर। तो ये वापस भी उसी रास्ते पर चली जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया थर्ड पॉइंट। लास्ट पॉइंट देखते हैं क्या है, फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट जो है हमारा वो ये है कि अगर कोई रे सीधे डायरेक्ट
कहाँ पर जाकर के मिल रही है, पोल पर, यानी कि ये हमारी इंसिडेंट रे है और ये डायरेक्ट कहाँ जा रही है, पोल पर। तो जो रे डायरेक्ट पोल पर जाएगी वो वहीं से रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब यहाँ पर आपको समझना है, जो मैंने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताया था उसमें क्या बताया था कि कोई रे किसी पॉइंट पर जितने एंगल पर आती है उतने ही एंगल पर वापस चली जाती है। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है कि ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे क्या है, आ रही है और ये पॉइंट पी पर हमारी मिल गई। तो यहाँ पर जो हमारा सी से लेकर के पी तक की जो लाइन है, ये जो लाइन है ये एक तरह से नॉर्मल की तरह काम कर रही है। जो पॉइंट पी है ये क्या है, लग यहाँ पर हम परपेंडिकुलर मानेंगे। ये जो सी पी है ये क्या है, नॉर्मल है। तो यहाँ पर दो एंगल बनना है, एक आई एंगल बन रहा है और दूसरा एंगल आर बनना है। तो आई और आर दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ पर जो लॉ है वो यही कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यानी कि ये, या हम ये कहें कि जो हमारी इंसिडेंट रे है, ये इस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जितने एंगल पर आई है उतने ही एंगल पर ये वापस चली जाती है। यानी कि यहाँ पर जो दो एंगल हैं आई और आर दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। भाई हमारा कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी होगा कि एक रे हमारी आ रही है जो डायरेक्ट कहाँ पर मिल रही है, पोल पर। जो डायरेक्ट कहाँ मिल रही है, पोल पर। तो ये यहीं से क्या है, वापस हो जाएगी, उतने ही एंगल पर वापस होगी जितने एंगल पर ये आई थी। यानी कि एंगल आई और एंगल आर क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, अब देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। अभी तक तो हम देख रहे थे कि कहाँ पर आ रही, मतलब रे हमारी किस तरह से आएगी तो कहाँ पर मिलेगी। तो यहाँ पर अब देखते हैं, ठीक है, कि कॉनकेव मिरर के केस में क्या होता है। तो कॉनकेव मिरर में क्या है कि पहली कंडीशन में मान लिया कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फानाइट पर, यानी कि ये ए बी जो ऑब्जेक्ट है ये हमारा अनंत दूरी पर रखा हुआ है। तो मैंने आपको बताया था जो ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पर होता है उससे रेज हमेशा क्या आती है, पैरेलल आती है। तो ये लाइट रेज पैरेलल आ रही हैं, ठीक है। और जो रे पैरेलल आती हैं वो टकराने के बाद कहाँ पर जाती हैं, फोकस पर। कहाँ पर मिलती हैं, फोकस पर, ठीक है। यानी कि इस पॉइंट पर आकर के मिलती हैं। तो यहाँ पर आप, यानी कि अब यहाँ पर क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनाइट पर रखा है तो उसकी जो इमेज है वो कहाँ पर बनती है, एफ, यानी कि प्रिंसिपल फोकस पर, ठीक है। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा ये कि यहाँ पर इमेज का साइज हमारा कैसा होगा, डिमिनिस्ड होगा, यानी कि पॉइंट के साइज का होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट केस देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा कि अब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पर ना रखा हो करके कहाँ रखा है, बियॉन्ड द सेंटर, यानी कि सेंटर से कुछ दूरी पर रखा है, सेंटर से थोड़ा सा पीछे रखा हुआ है। यानी कि ये हमारा पॉइंट ए, ऑब्जेक्ट ए भी है, ये सेंटर से थोड़ा पीछे रखा हुआ है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि हमने यहाँ पर एक रे पैरेलल दिखा रखी है और एक रे हमने सेंटर से पास होती हुई दिखा रखी है। तो मैंने बताया था कि जो रे पैरेलल जाती है वो कहाँ से पास होती है, फोकस से। वो फोकस से पास हो रही है, ठीक है, फोकस से पास हो रही है। दूसरा, ये वाली जो रेज है ये कहाँ से पास हो रही है, सेंटर से। तो जो रेज सेंटर से पास होती है वो उसी रास्ते पर वापस लौट जाती है, ये भी मैंने अभी बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि जो रे हमारी पैरेलल आ रही थी वो, और जो रे दूसरी हमारी सेंटर से पास हो रही थी वो, ये दोनों रे आकर के कहाँ पर मिली हैं, तो ये कहाँ पर आकर के मिली हैं, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर आकर के मिली हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हमारी जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, बी ए डैश। यानी कि यहाँ पर जो बी डैश ए डैश है ये क्या है, इमेज है। तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट ए बी था, इसकी जब ये सेंटर से पीछे रखा हुआ था तो इसकी जो इमेज बन रही थी वो कहाँ पर बन रही थी, तो इसकी जो इमेज की पोजीशन अगर आप देखेंगे तो ये रहा सेंटर और ये रहा फोकस। यानी कि जो इसकी इमेज है वो सेंटर और फोकस के बीच में बन रही है। और कैसी बन रही है, उल्टी बन रही है, ठीक है, उल्टी बन रही है। और जो साइज था इसका उससे छोटी बन रही है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर से पीछे रखा हो, यानी कि बियॉन्ड द सेंटर रखा हो, तो उसकी इमेज हमेशा कहाँ बनती है, सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में बनती है। और कैसी बनती है, उल्टी बनती है। और साइज कैसा होता है, पहले की अपेक्षा छोटा होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दे रखा है अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हो, सेंटर पर। अब देखो पहली कंडीशन ने मानी थी जब इन्फिनाइट पर था, दूसरा सेंटर से पीछे पीछे था, तीसरी कंडीशन में हम कहाँ पर मानेंगे, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, सेंटर पर। यानी कि एक ऑब्जेक्ट ए बी है जो कहाँ पर रखा है, सेंटर पर। तो यहाँ पर फिर से वही करेंगे, एक रे हमारी पैरेलल जा रही है और यहाँ पर अब ये, इससे जो एक रे तो पैरेलल दिखा दी, अब दूसरी रे हम सेंटर से पास होती हुई नहीं दिखा सकते क्योंकि ये ऑलरेडी सेंटर पर ही है। तो सेंटर से तो पास नहीं हुई, तो इसके लिए हम दूसरी रे दिखा देंगे कि फोकस से पास हो रही है, ठीक है। दूसरी रे कहाँ से पास हो रही है, फोकस से।
अब आपको मैंने बताया था कि जो रे पैरेलल जाती है वो फोकस से पास होती है, तो ये रे कहाँ से पास होगी, फोकस पॉइंट से पास होगी। दूसरा जो रे फोकस से गुजरती है वो क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, ठीक है, वो पैरेलल हो गई। तो फाइनली ये दोनों ही रेज आकर के कहाँ पर मिल रही हैं, ये दोनों रेज आकर के मिल रही हैं इस पॉइंट पर, ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट पर आकर के दोनों रेज मिल रही हैं। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट ए बी था, इस ऑब्जेक्ट की इमेज हमारी कहाँ पर बन रही है, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर पर रखा है तो उसकी इमेज भी कहाँ पर बन रही है, सेंटर पर ही बन रही है। और साइज भी उतना ही बड़ा है जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था, यानी कि इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम होता है, और दोनों की पोजीशन भी सेम होती है, यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर पर रखा है तो इमेज भी सेंटर पर बनेगी। लेकिन ये कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। यहाँ पर जो हमारी इमेज बन रही है कैसी बन रही है, उल्टी बन रही है, यानी कि बी डैश ए डैश हमारी इमेज कैसी है, उल्टी इमेज है ये, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर पर रखा होता है तो उसकी इमेज भी सेंटर पर बनती है, उतनी ही बड़ी बनती है, लेकिन कैसी बनती है, उल्टी बनती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, अब देखो पहली कंडीशन हमने मान ली कि इन्फिनाइट पर, दूसरा बियॉन्ड द सेंटर मतलब सेंटर से पीछे, तीसरी सेंटर, और चौथी जो पोजीशन आएगी वो कहाँ पर मानेंगे, वो मानेंगे सेंटर और फोकस के बीच में। यानी कि अब हमने मान लिया कि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा है, सेंटर के और फोकस के बीच में रखा है। ए भी ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है, सेंटर और फोकस के बीच में। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम दो रेज पास होती हुई दिखाएंगे। एक तो रेज क्या है, पैरेलल जा रही है, ठीक है, एक रे पैरेलल जा रही है, और दूसरी रे क्या दिखाएंगे, इस तरह से। यानी कि अगर इसको पीछे हटाएं तो क्या दिख रहा है कि ये सेंटर से आ रही है, ठीक है। तो ये रे जो सेंटर से पास होती हुई दिख रही है, ये रे जिस रास्ते जाएगी उसी रास्ते वापस आएगी। और जो रे पैरेलल जा रही है ये कहाँ से पास होगी, ये हमारी सेंटर से पास होगी, ठीक है। सॉरी, जो हमारी रे पैरेलल जा रही है कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी, ये फोकस पॉइंट से पास होगी, ठीक है। अब एक रे हमारी जो सेंटर से आती हुई लग रही थी वो वापस भी कहाँ जाएगी, सेंटर पर ही जाएगी, सेंटर से गुजरती हुई जाएगी। और दूसरी रे जो पैरेलल थी, ये हमारी फोकस से पास होती हुई जा रही है। तो ये दोनों रेज मिल कहाँ पे रही हैं, ये दोनों रेज आकर के मिल रही हैं इस पॉइंट पर, ठीक है, ये पॉइंट, इस पॉइंट पर दोनों मिल रही हैं। तो यहाँ पर जो हम देख पा रहे हैं वो ये देख पा रहे हैं कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस के बीच में रखा हो तो उसकी इमेज बियॉन्ड द सेंटर बनती है, यानी कि सेंटर के पीछे बनती है। और जो साइज हमारा रियल होता है उससे बड़ी बनती है इमेज। इमेज हमारे यहाँ पर कैसी बन रही है, बड़ी बन रही है, और कैसी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, उल्टी बन रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट केस देखते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट में क्या है, अब हमने मान लिया, अभी जो लास्ट केस था वो क्या था कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर और फोकस के बीच में रखा था। लेकिन अब थोड़ा और ऑब्जेक्ट हम आगे लेके आएंगे, और हमने यहाँ पर इस बार क्या मान लिया कि हमारा कहाँ रखा है ऑब्जेक्ट, फोकस पर ही रखा है, ठीक है। अगर ये फोकस पर रखा है तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, तो यहाँ पर एक तो ये पैरेलल जा रही है, अब जो पैरेलल है वो तो कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी, वो चली गई। दूसरी रे जो हम सेंटर से आती हुई दिखाएंगे इस तरह से, तो ये रे जिधर से आ रही है उधर को ही वापस जा रही है। तो यानी कि फाइनली हम देख पा रहे हैं कि दोनों रेज हमें यहाँ पर मिलती हुई नहीं प्रतीत हो रही है। तो यहाँ पर एक एजम्पशन हम ये मानते हैं कि जो रे यहाँ पर हमें नहीं मिलती हुई दिख रही हैं, इसका मतलब यहाँ पर ये मिलेंगी तो जरूर, लेकिन कहाँ पर मिलेंगी, कोई निश्चित पोजीशन नहीं है। तो यहाँ पर मानेंगे एट इन्फिनिटी, यानी कि इस कंडीशन में हम मानते हैं कि जो हमारी इमेज बनती है वो कहाँ पर बनती है, इन्फिनिटी पर बनती है, ठीक है। ये रे ऐसी लगातार चलती चली जाती हैं, तो यहाँ पर मानते हैं कि हमारी कहाँ में बनेगी इमेज, इन्फिनिटी पर बनेगी, ठीक है। ये सारी अगर चीज़ ध्यान रखोगे तो आगे जो टेबल आएगी उसको याद करने में आसानी होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम मानेंगे कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर रखा है, इस अभी फोकस पर था, अब फोकस से भी आगे मान लिया। इस बार हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, फोकस और पोल के बीच में आ गया। तो इस कंडीशन में इमेज कहाँ पर बनती है, तो यहाँ पर एक तो रेज हम सेंटर से आती हुई दिखाएंगे कि एक रे जो हमारे सेंटर से आ रही है, तो इसमें हम क्या है कि जो रे सेंटर से आती हुई दिखती है वो सेंटर पर ही वापस जाती है। तो ये जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते पर वापस हो गई। दूसरी क्या है, दूसरी रे हम दिखाएंगे डायरेक्ट कहाँ पर हिट हो रही है, पोल पर, ठीक है। तो ये रे अगर पोल पर आ रही है तो मैंने बताया था यहाँ पर क्या होता है, रिफ्लेक्शन का लॉज होता है कि जो एंगल हमारा आई होता है और आर होता है दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। तो जितने एंगल पर ये आई थी उतने एंगल पर वापस हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर फाइनली हम देख पा रहे हैं कि दोनों रेज रिफ्लेक्शन के बाद दूर दूर जा रही है, एक रे ये जा रही है, एक रे ये जा रही है। तो ये रे आपस में कभी मिलेंगी नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर हम इन रेज को पीछे बनाए, मिरर के पीछे बनाए डैश डैश करके,
तो हम देख पा रहे हैं कि तब जाकर के किसी न किसी पॉइंट पर मिलेंगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारी इमेज बनेगी वो मिरर के पीछे बनेगी, और उसका साइज भी क्या होगा, बड़ा होगा। यानी कि और जो हमारा ऑब्जेक्ट ए बी है इसके अपेक्षा, यानी कि जो ऑब्जेक्ट ए बी है इसके अपेक्षा जो हमारा इमेज बनेगी वो कहाँ पर बनेगी, मिरर के पीछे बनेगी, और कैसी बनेगी, बड़ी। अब यहाँ पर इमेज हमारी मिरर के पीछे बन रही है, इसलिए ये इमेज कैसी हो जाएगी, वर्चुअल। इस इमेज को क्या बोलेंगे, वर्चुअल, क्योंकि यहाँ पर रियल में आकर के रेज नहीं मिल रही है, बल्कि हमने हमारे द्वारा डाइजेस्ट करके दिखाया गया, मतलब एक इमेजनरी माना है, इसलिए ये इमेज हमारी कैसी मानी जाएगी, वर्चुअल मानी जाएगी। बाकी पीछे जितने भी केसेस हमने बताए उन सभी में जो हमारी इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, रियल, क्योंकि सभी में रेज जा करके मिल रही हैं। ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं टेबल की, यानी कि जो हमने अभी पिछले 6 फिगर्स को देखा है, इन फिगर्स को इस टेबल के माध्यम से रिवाइज करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने पहली पोजीशन मानी थी वो क्या मानी थी, ऑब्जेक्ट की इन्फिनिटी पर, यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पर। आप जब हमारे इन्फिनिटी पर रखा था तो इमेज की पोजीशन कहाँ थी, यानी कि इमेज कहाँ पर बन रही थी, फोकस पर, इमेज फोकस पर बन रही थी। और इमेज का साइज कैसा था, हाईली डिमिनिश या पॉइंट साइज, यानी कि जो हमारी इमेज बन रही थी वो एकदम पॉइंट की तरह बन रही थी। और नेचर का मतलब जो इमेज बनी थी उसका नेचर क्या था, वो कैसी थी इमेज, रियल थी और इन्वर्टेड थी। रियल का मतलब जहाँ पर रेज आकर के रियल में मिलती हैं तो उस इमेज को हम रियल कह देते हैं, और इन्वर्टेड का मतलब यहाँ पर क्या बन रही है, उल्टी बन रही है। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या मानी थी, दूसरी कंडीशन हमने मानी थी बियॉन्ड सी, यानी कि पहली कंडीशन में इन्फिनिटी पर हमने ऑब्जेक्ट माना, दूसरी कंडीशन में क्या मानेंगे कि हमारा सेंटर से थोड़ा सा पीछे रखा है। तो इस कंडीशन में जो इमेज बनती है वो कहाँ पर बनती है, एफ और सी पॉइंट के बीच में बनती है। और इमेज का साइज क्या होता है, डिमिनिश्ड होता है, यानी कि इमेज का साइज कैसा होता है, बहुत छोटा होता है। और नेचर क्या होता है इमेज का, रियल और इन्वर्टेड, यानी कि इमेज हमारी रियल बनती है और उल्टी बनती है। नेक्स्ट केस हमारा एट सी, यानी कि अगर हमने ऑब्जेक्ट का मान लिया सेंटर पर, तो उसकी जो इमेज बनती है वो भी कहाँ पर बनती है, सेंटर पर बनती है, और उसी साइज की बनती है, और वो भी क्या होती है, रियल होती है और इन्वर्टेड होती है। और नेक्स्ट कंडीशन में हम अब सी से भी आगे मानेंगे। अब हमने मान लिया कि हमारे जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा है, सी और एफ के बीच में रखा है, तो हमारा जो इमेज बनती है वो सी पॉइंट से पीछे बनती है, यानी कि सेंटर के पीछे बनती है। और कैसी बनती है, इनलार्ज, इनलार्ज का मतलब बड़ी बनती है। और कैसी होगी, नेचर, नेचर कैसा होगा इमेज का, रियल और इन्वर्टेड होगा। नेक्स्ट है एट एफ, यानी कि अगर हमने प्रिंसिपल फोकस पर ही ऑब्जेक्ट को रख दिया है तो उसकी इमेज क्या बनती है, इन्फिनिटी पर बनती है। और इमेज का साइज कैसा होता है, हाईली इनलार्ज होता है, यानी कि काफ़ी बड़ा होता है। और नेचर क्या होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। अब नेक्स्ट और लास्ट पोजीशन हमारी रह जाती है वो बिटवीन पी एंड एफ, यानी कि प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में अगर हमारा ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है, बिहाइंड द मिरर, यानी कि मिरर के पीछे बनती है। और कैसी बनती है, बड़ी बनती है, और कैसी होती है, वर्चुअल और इरेक्ट। अब इस टेबल को याद रखने का एक आसान तरीका ये है कि जैसे जैसे हम इमेज, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाते जाते हैं, जैसे पहले इन्फिनिटी पर माना, फिर सी पॉइंट से पीछे माना, फिर सी पर लेकर आए, सी और एफ के बीच में लेकर आए, फिर एफ पर लेकर आए, फिर एफ और पी के बीच में लेकर आए, मतलब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट के साइज को हम आगे बढ़ाते गए वैसे वैसे क्या होता है, हमारी इमेज पीछे और पीछे और पीछे बनती चली जाती है। जैसे मान चलो पहले इन्फिनिटी पर था तो फोकस पर बन गया, फिर जब सी पर, सी से पीछे था तो एफ और सी के बीच मतलब और पीछे पहुंच गया, जब सी पर आए तो इमेज भी सी पॉइंट पर बन गई, जब सी और एफ के बीच में आए तो सी से भी पीछे इमेज पहुंच गई, जब एफ पर आए तो इन्फिनिटी पर पहुंच गई, और जब पी और एफ के बीच में आ गए तो ये इमेज हमारी कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर। दूसरा, नेचर ऑफ द इमेज आपको किस तरह से ध्यान रखना है कि जो कॉनकेव मिरर होता है उसमें जो इमेज का नेचर है वो सभी कंडीशन में कैसा होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। सभी में रियल एंड इन्वर्टेड है, केवल एक कंडीशन को छोड़कर, वो कंडीशन क्या है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, पी और एफ के, यानी कि पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखा है, तभी हमारी इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। बाकी सभी केसेस में कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। एक बार फिर से समझ लो कि रियल और वर्चुअल में अंतर क्या है। रियल का मतलब ये होता है कि रिफ्लेक्शन के बाद रेज हमारी रियल में आकर के मिलती है। ठीक है। तो वो हमारी रियल इमेज होगी, और अगर रियल में आकर के नहीं मिल रही है, उसको डैजेस लाइन से मिला करके बनाया गया है, तो वो वर्चुअल इमेज होती है। ठीक है। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। अब नेक्स्ट देखते हैं यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर्स, यानी कि जो कॉनकेव मिरर है इसके क्या क्या यूज होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर बोर्ड एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। तो
जानने की कोशिश करते हैं क्या यूज होते हैं। कॉनकेव मिरर्स आर कॉमनली यूज इन टॉर्चेस। तो आपको सर्च ध्यान रखना है कि ये जो टॉर्चेस हैं इसमें, या जो सर्च लाइट है, या व्हीकल की जो हेडलाइट यानी कि जो वाहन होते हैं उसमें आगे की जो हेडलाइट्स लगी होती हैं उसमें कॉनकेव मिरर होता है। एंड दे आर ऑफन यूज एज सेविंग मिरर्स। आपको अक्सर पूछ लिया जाता है कि बताओ सेविंग मिरर जो होता है वो कौन सा मिरर होता है, कॉनकेव होता है या कॉन्वेक्स होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि सेविंग मिरर्स में, ठीक है। सेविंग मिरर में क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर फेस की क्या होती है, एक बड़ी इमेज दिखती है। जो डेंटिस्ट होते हैं, जो दांतों के डॉक्टर होते हैं, वो भी कॉनकेव मिरर ही यूज़ करते हैं, ठीक है। और लार्ज कॉनकेव मिरर्स आर यूज टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस। दूसरा कॉनकेव मिरर का एक यूज़ क्या होता है कि जो सौर ऊर्जा से चलने वाली जो भट्टियाँ होती हैं, जो सोलर फर्नेस होती हैं, वहाँ पर भी हम इस कॉनकेव मिरर को यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखते हैं, अभी तक हमने जितनी भी केसेस पढ़े थे ये हमने पढ़े थे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर से इमेज कैसे बनती है। सॉरी। अब हम यहाँ पर जानेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर से हमारी इमेज कैसे बनती है, क्योंकि अभी जितनी भी हमने पीछे केसेस पढ़े थे वो सारे कौन से मिरर के लिए थे, वो सारे कॉनकेव मिरर के लिए थे, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखते हैं क्या लिखा है। बी कंसिडर टू पोजिशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर स्टडिंग द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। फर्स्ट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी एंड द सेकेंड पोजीशन इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फाइनाइट डिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि जो कॉन्वेक्स मिरर है इसमें हम केवल दो ही केस मानेंगे। पहला केस हमारा कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है, इन्फिनिटी पर। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, इन्फिनिटी पर। और दूसरा कहाँ है, एट फाइनाइट डिस्टेंस। मतलब दो कंडीशन मानिए, एक में हम मानेंगे ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनाइट पर रखा हुआ है और दूसरी कंडीशन मानेंगे ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, फाइनाइट डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आगे। तो ये हो गई हमारी पहली कंडीशन जिसमें हमने ऑब्जेक्ट ए भी कहाँ पर माना है, इन्फिनाइट पर माना है। और आपको पता है जो ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पर होता है उससे रेज कैसी आती हैं, पैरेलल आती हैं, ठीक है। अब जो रेज पैरेलल आती हैं वो आपको मैंने बताया था कहाँ पर मिलती हैं, फोकस पर। अब इसमें रियल में तो आकर के मिल नहीं रही है, तो होगा क्या है कि इसको अगर हम इन रेज को बैक करेंगे, तो बैक करके हम देखते हैं कि अगर इनको पीछे लेकर के आएंगे इस तरह से, तो ये हमारी इमेज एफ पॉइंट पर मिलती हुई दिखेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो इमेज बनेगी, यानी कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पर है, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनाइट पर है, तो इसकी जो इमेज है वो कहाँ पर बनती है, बिहाइंड द मिरर। यानी कि इस पॉइंट पर हमारी इमेज बनेगी। और कैसी बनेगी, पॉइंट साइज, यानी कि बहुत ज़्यादा छोटी बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट केस क्या है, दूसरा केस ये है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पर ना होकर के किसी निश्चित दूरी पर है, ठीक है। मान लिया हमने ये पॉइंट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी, तो यहाँ पर क्या है, एक रे हम पैरेलल दिखाएंगे, दूसरी रे क्या दिखाएंगे कि जो हमारी अगर आगे बढ़ाएंगे तो कहाँ जा रही है, सेंटर पर, ठीक है। तो दूसरी रेस को हम दिखाएंगे कि ये रेस हमारी एक पैरेलल जा रही है और दूसरी रे कहाँ जा रही है, सेंटर पर, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था जो रे पैरेलल जाती है वो हमेशा कहाँ से पास होती है, फोकस से। तो यहाँ पर फोकस पर तो जाएगी नहीं, तो यहाँ पर क्या आएगी, रिफ्लेक्ट होकर के इधर जाएगी। लेकिन अगर हम इस रे को पीछे हटाएंगे तो हमें क्या प्रतीत होगा कि ये कहाँ जा रही है, ये हमारी एफ पॉइंट पर जा रही है। और दूसरी जो ये वाली जो रेज है सेकेंड, ये हमारी कहाँ प्रतीत होगी, पीछे हटाएंगे तो दिखेगा सेंटर। तो ये दोनों ही रेज आप देख पा रहे हैं कि दो, एक रे ये और एक पहली रे हमारी ये वाली और दूसरी रे ये वाली, ये जो वापस जा रही है, इन दोनों को अगर पीछे हटाएं तो ये जो मिरर के पीछे ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है, ये यहाँ पर हमारी रेज मिलती हुई दिख रही हैं। यानी कि जो हमारी इमेज बनेगी ए डैश बी डैश वो यहीं पर बनेगी, ठीक है। जिसकी पोजीशन क्या है, पी और एफ के बीच में। यानी कि पहली कंडीशन जो हमने मानी थी उसमें हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ था, इन्फिनाइट पर। तब हमारी इमेज कहाँ बन रही थी, जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पर था तो उसकी इमेज बन रही थी प्रिंसिपल फोकस पर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, प्रिंसिपल फोकस पर। और कैसी बन रही है, बहुत ही छोटी बन रही है। दूसरा केस क्या है, दूसरे केस में हमारा कहीं मतलब कोई किसी निश्चित दूरी पर रखा है तो हमारी इमेज कहाँ बनती है, हमेशा पोल और फोकस के बीच में बनती है। और कैसी बनती है, छोटी बनती है। यहाँ पर देखो इमेज कैसी बन रही है, छोटी बन रही है। लेकिन यहाँ पर एक खासियत है, ये इमेज कैसी बन रही है, इरेक्ट बन रही है। इमेज कैसी है, सीधी है। यहाँ पर उल्टी इमेज नहीं बन रही, इमेज कैसी बन रही है, सीधी बन रही है, ठीक है, ए डैश बी डैश। अब इसको रिवाइज करते हैं टेबल के माध्यम से। पहली कंडीशन हमने क्या मानी, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, यानी ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर रखा है तो पोजीशन इमेज क्या होगी, एट द फोकस, यानी कि ये हमारा फोकस पॉइंट पर इमेज बनेगी। और बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रही है। इमेज का साइज क्या है, हाईली डिमिनिश, यानी कि बहुत ही छोटा पॉइंट साइज का।
इमेज का नेचर क्या है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। इमेज मिरर के पीछे बन रही है इसलिए क्या हो गई, वर्चुअल हो गई। इरेक्ट क्यों, क्योंकि सीधी बन रही है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल पी, यानी कि इन्फिनाइट और पोल पी के बीच में कहीं पर भी, यानी कि किसी निश्चित दूरी पर रखी है, तो हमारी जो इमेज की बनती है वो पोल और फोकस के बीच में बनती है, ठीक है। और कैसी बनती है, डिमिनिश का मतलब छोटी बनती है, और ये भी हमारी क्या होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि जो कॉन्वेक्स मिरर्स हैं इनका यूज़ क्या होता है। कॉन्वेक्स मिरर का क्या यूज़ होता है। कॉन्वेक्स मिरर्स आर कॉमनली यूज एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, यानी कि जो हमारे वाहन होते हैं, जो व्हीकल होते हैं, उसमें रियर व्यू के काम में आते हैं। मतलब पीछे का हिस्सा देखने के लिए जो साइड पर जो मिरर लगे होते हैं वो कौन से मिरर होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। ये अक्सर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि रियर व्यू में कौन सा मिरर होता है, तो आंसर क्या हमारा, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। These mirrors are fitted on the sides of a vehicle, enabling the driver to see traffic behind him or her to facilitate safe driving. ये जो मिरर्स होते हैं ये साइड पर लगे होते हैं व्हीकल के, जिससे होता क्या है कि जो ड्राइवर होता है वो अपने पीछे के ट्रैफिक को देख पाता है, ठीक है, जिससे कि आसानी से वो सेफ ड्राइविंग कर सकता है। कॉन्वेक्स मिरर्स आर प्रेफर्ड बिकॉज दे ऑलवेज गिव एन इरेक्ट थ्रो डिमिनिश्ड इमेज, आल्सो दे हैव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एज दे आर कर्व्ड आउटवर्ड्स। अब ये पॉइंट, ये लाइन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर पूछ लिया जाता है कि बताओ हम कॉन्वेक्स मिरर ही क्यों यूज़ करते हैं वाहनों में एज अ रियर व्यू के लिए, हम कॉनकेव यूज़ क्यों नहीं करते। तो उसका आंसर यही है कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ये क्या करता है, ये पहला तो ये कि इमेज को इरेक्ट करता है, इमेज को सीधा बनाता है, इमेज हमारी सीधी दिखती है उसमें। दूसरा क्या है, डिमिनिश, यानी कि छोटी दिखती है इमेज। तो इमेज छोटी दिखने का और सीधी दिखने का फ़ायदा क्या है, उसका फ़ायदा ये है कि वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, यानी कि पीछे का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा हम कवर कर पाते हैं इस मिरर से, क्योंकि ये क्या होता है, बाहर को कर्व्ड होता है, मतलब उभरा हुआ होता है। तो कॉन्वेक्स मिरर्स आर इनेबल द ड्राइवर टू व्यू मच लार्जर एरिया देन वुड बी पॉसिबल विद अ प्लेन मिरर, यानी कि अगर हम प्लेन मिरर लगाएंगे तो प्लेन मिरर से एक फिक्स एरिया दिखता है, जबकि उसके कंपेयर में अगर हम कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा एरिया कवर करता है वो, ठीक है। अब यहाँ पर समझते हैं साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं और अगर आपको साइन कन्वेंशन नहीं आता है तो ये मान के चलिएगा कि आप एक भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसको बहुत ध्यान से सुनना कि साइन कन्वेंशन क्या है, क्योंकि आपको यही नहीं पता चलेगा कि फोकल लेंथ को पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है, या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू की वैल्यू पॉजिटिव कब होगे नेगेटिव कब होगे। तो इसको समझते हैं, ठीक है, इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन क्या होता है, देखो ज़्यादा कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा ध्यान रखो। सभी मैथ पढ़ते हैं या पढ़ी है आप लोगों ने, तो उसमें आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स वगैरह पढ़े होंगे, तो वहाँ पर आपको पता है कि वो क्या होता है, वहाँ पर दो एक्सेस होती हैं, एक ये होती है और एक ये होती है। जो ये वाली एक्सेस होती है ये प्लस एक्स होती है, ये वाली माइनस एक्स होती है, ये वाली प्लस वाई होती है, और ये वाली माइनस वाई होती है। बस इसी को ध्यान में रख करके ये आपको साइन कन्वेंशन भी याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मान के चलो कि ये जो मिरर यहाँ पर हमने एम एन दिखा रखा है, यानी कि ये हमारी क्या है, मान लो ये जो मिरर एम एन है ये हमारी क्या है, एक वाई एक्सिस है, ठीक है। और ये जो हमने लाइन दिखा रखी है इसको हम मान लो एक्स एक्सिस, ठीक है। तो होता क्या है कि ये जो मिरर है एम एन, इसके इधर की जितनी भी दूरियां लेंगे, यानी कि इससे इधर जितनी भी डिस्टेंसेस लेंगे हम इधर की, वो सारी की सारी क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। क्या लेंगे, पॉजिटिव, यानी कि अगर कोई भी डिस्टेंस इस मिरर के पीछे ली जाएगी तो वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। और इस मिरर के लेफ्ट में अगर इस साइड को कोई भी आप डिस्टेंस लेते हो, इस तरफ की कोई भी डिस्टेंस लेते हो, तो वो क्या होगी, निगेटिव ली जाएगी, क्योंकि इधर क्या होता है, नेगेटिव एक्स एक्सेस होती है, यहाँ पर क्या होती है, निगेटिव होती है। तो यहाँ पर निगेटिव लेंगे और इधर पॉजिटिव लेंगे। तो डिस्टेंस आपको अगर मिरर के लेफ्ट में लेनी है तो क्या लोगे, निगेटिव लोगे, और राइट में लेनी है तो पॉजिटिव। दूसरा, आपको पता है कि ऊपर की जो एक्सेस होती है ये हमारी क्या होती है, प्लस वाई होती है, यानी कि और नीचे क्या होती है, माइनस वाई। तो प्लस वाई और माइनस वाई भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि इस ये जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ये जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये लाइन, इससे ऊपर की आपको जो डिस्टेंस लेनी है वो प्लस लेनी है, और इससे नीचे की डिस्टेंस लेनी है वो कैसी लेनी है, माइनस।
अब यहाँ पर इसको समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। मान के चलो एक ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ए बी है। ये ए बी ऑब्जेक्ट है, इसकी कुछ ना कुछ हाइट है, ये इसकी हाइट है। तो ये हाइट क्या है, इस एक्सिस इस लाइन से ऊपर है, तो ये हाइट क्या ली जाएगी, पॉजिटिव ली जाएगी। हाइट क्या ली जाएगी, पॉजिटिव। और ये जो ऑब्जेक्ट ए बी है, ये पी पॉइंट से कितनी दूरी पर है, यानी कि ये जो दूरी है ये क्या ली जाएगी, इस पॉइंट से लेकर के यहाँ तक की दूरी, यानी कि पॉइंट बी से लेकर के जो पॉइंट पी तक की दूरी, यानी कि पॉइंट बी ये है और पॉइंट पी ये है, यानी कि इनके बीच की जो दूरी है ये मिरर से क्या है, लेफ्ट है। जब ये मिरर से लेफ्ट है तो कैसे ली जाएगी, माइनस साइन के साथ ली जाएगी, ठीक है। और इससे ये जो मिरर है इसके पीछे की अगर कोई भी डिस्टेंस लेंगे तो वो कैसे लोगे, पॉजिटिव लोगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है, ये ऊपर को है लाइन से, तो ये क्या ली जाएगी, प्लस ली जाएगी। अब इस ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज कहाँ पर बन रही है, इसकी इमेज यहाँ पर दिख रही है, ये वाली, ये क्या है, इमेज है। तो इमेज हमारी कहाँ को बन रही है, नीचे को बन रही है लाइन से, तो इमेज की जो हाइट ली जाएगी वो क्या ली जाएगी, निगेटिव ली जाएगी, ठीक है। इमेज की हाइट क्या ली जाएगी, निगेटिव। तो यहाँ पर आप आपको मुझे लग रहा है कि साइन कन्वेंशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपको बस ध्यान ये रखना है कि जो मिरर है इसके लेफ्ट में जितनी भी, यानी कि इस साइड को जितनी भी डिस्टेंस लोगे वो नेगेटिव लोगे, इस साइड को जितनी लोगे वो पॉजिटिव लोगे। इस लाइन से ये जो लाइन है बीच वाली, इसके नीचे जितना भी लोगे यहाँ पर, ये सारी की सारी क्या होंगी, ये सारी की सारी होंगी यहाँ पर, यानी कि जो भी डिस्टेंस आप इस लाइन से नीचे की लेंगे ये सारी की सारी नेगेटिव होंगी, और इससे ऊपर जो लेंगे यहाँ पर वो सारी की सारी क्या होंगी, पॉजिटिव, ठीक है। अब ये जो लाइन से नीचे और ऊपर सिर्फ यहाँ पर हाइट ही होगी, यानी कि इमेज की हाइट या ऑब्जेक्ट की हाइट कब पॉजिटिव लेनी कब निगेटिव लेनी है, डिपेंड करता है कि ये जो हमारी मेन जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके अगर ऊपर हाइट है तो पॉजिटिव, इसके नीचे है तो नेगेटिव, ठीक है। यहीं पर हम पार्ट 1 को फिनिश करते हैं और जल्दी आप लोगों के लिए हम सेकेंड पार्ट लेकर के आएंगे। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि वो लोग भी इसका फ़ायदा ले सकें। थैंक यू।